Assalamu alaikum aspirants. Today we are going to discuss our gender studies past paper 2018. In this question हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके जो कंपलसरी क्वेश्चन है मींस MCQs का होगा. देन क्वेश्चन नंबर 2 we have what are the fundamental differences between gender studies and women studies. जो fundamental difference है वो यहाँ पे आपने डिस्कस करना है. Substantiate your arguments with examples. अपने arguments अपने examples के साथ clarify करना है. अपने जो difference explain करेंगे आप यहाँ पर. एंड देन हाईलाइट द करंट स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज़ इन पाकिस्तान. वुमेन स्टडीज़ का जो करंट स्टेटस है पाकिस्तान के अंदर वो हमने यहाँ पर हाईलाइट करना है. ठीक है जी. सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ एक्चुअली में क्या है, दोनों किस तरह की फील्ड्स हैं. जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ तो क्लोजली रिलेटेड फील्ड्स हैं. मोस्टली जेंडर स्टडीज़ वुमेन स्टडीज़ को कई लोग जो है वो एक ही डिसिप्लिन कंसिडर करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों डिसिप्लिन में एक डिफरेंस है. जो जेंडर स्टडीज़ है वो एक्चुअली में जो सोशल कंस्ट्रक्शन है जेंडर की, उसकी जितनी अप्रोचेस हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ जेंडर इसमें जो है वो इंक्लूडेड है. जबकि जो विमेन स्टडीज़ है वो क्रूशली उसकी जो मोस्टली स्टडी है वो विमेन के ऊपर ही आती है. ठीक है जी. तो इन दोनों के दरम्यान में एक डिफरेंस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जेंडर और विमेन स्टडीज़ के अंदर बेसिकली जो डिफरेंस है और ये किस चीज़ को एम्पावर कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है. ठीक है जी. अब यहाँ पे सबसे पहले आपने फंडामेंटल डिफरेंस देना है. आपके क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन जेंडर स्टडीज़ एंड वुमेन स्टडीज़, फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्कोप एंड फोकस की हम यहाँ बात करेंगे. स्कोप एंड फोकस, विमेन स्टडीज़ का स्कोप एंड फोकस अगर देखें तो विमेन स्टडीज़ इमर्ज हुई थी ऑलमोस्ट लेट 20th सेंचुरी में. प्राइमरी इसका रिस्पॉन्स जो है वो सिर्फ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थी. ठीक है जी. जो फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उनके रिस्पॉन्स में ये इमर्ज हुई और इसका प्राइमरी फोकस रहा सारा वुमेन के जो एक्सपीरियंसेस रहे, उनकी हिस्ट्रीज़, उनकी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में, इन चीज़ों के ऊपर. आप वुमेन स्टडीज़ के अगर रूट्स को देखा जाए तो वो फेमिनिस्ट थ्योरीज़ के साथ जाके बिलोंग करती हैं, जो कि हाईलाइट कर रही हैं इसका जो एक्सपीरियंस है वुमेन्स के साथ और जो वुमेन की स्ट्रगल्स रही पैट्रियार्ची और जेंडर बेस्ड ऑपरेशन में. तो इनमें इसका रोल जो है वो इम्पोर्टेंट रहा. वुमेन स्टडी की अगर हम देखें कि इसका ये किन इश्यूज़ को ज़्यादा एड्रेस करती है, तो ये वुमेन राइट्स को एड्रेस करती है. जो वुमेन्स की पर्टिकुलरली वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उनकी एजुकेशन है, वर्क फोर्स में उनकी पार्टिसिपेशन किस तरीके से है, और इसका ज़्यादा एम्फेसाइज है वुमेन्स की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टैंडिंग के ऊपर रहा है. एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें जो अपने, बिकॉज यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट्स विद एग्जांपल. अब अगर ये हम आर्ग्यू करें कि वुमेन स्टडीज़ का ज़्यादा फोकस वुमेन राइट्स के ऊपर, इनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन, पार्टिसिपेशन, वर्क फोर्स, इन चीज़ों के ऊपर रहा है, तो उसकी एग्जांपल हम किस तरीके से देंगे कि वुमेन स्टडीज़ का प्रोग्राम जो है, ठीक है, अब जिन प्रोग्राम्स के ऊपर इसका फोकस है, सफरेज मूवमेंट्स हैं, वुमेन्स रोल जो हिस्ट्री में रहा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेटिंग हाउ वुमेन हैव बीन मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस्ड ओवर टाइम. तो इस टाइम की जो स्टडीज़ हैं वो सारी की सारी हमारे पास किस में आ जाती हैं, वुमेन स्टडीज़ में. ठीक है जी. जो वुमेन की सफरेज है, वुमेन का रोल है हिस्ट्री के अंदर, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, GBV, इसके साथ जो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन है, जिन रीजंस की वजह से वुमेन्स को बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज किया गया और उन्हें सप्रेस किया गया, ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर वुमेन स्टडीज़ की स्टडी के अंदर हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे इसका स्कोप ऑफ फोकस रहता है. अब जेंडर स्टडीज़ की अगर हम बात करेंगे तो जेंडर स्टडीज़ ऑन दी अदर एक्चुअली इमर्ज एज अ मोर इनकल्सिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड. ज़्यादा इनकल्सिव है, ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है, बिकॉज के ये वुमेन्स के साथ साथ जो बाकी हमारे पास नॉन बाइनरी जेंडर्स हैं, मैन है, वुमेन है, ठीक है जी, जो नॉन कन्फर्मिंग इंडिविजुअल्स हैं, ये उन सब की स्टडी करती है. इसके साथ इसका जो फोकस है वो सोशल कंस्ट्रक्शन के ऊपर है जेंडर की, और जो जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं कि किस तरीके से एक जेंडर फॉर्म हो रहा है, उसकी कैटेगरीज किससे, एक रेस के अंदर, एक सेक्सुअलिटी, एबिलिटी, क्लास, इसके अंदर जेंडर की जो इंटरसेक्शन है वो कैसे हो रही है, जो फ्लूइडिटी है जेंडर की, उनको ये डीपली स्टडी करती है जेंडर स्टडी. क्रिटिक्स और ट्रेडिशनल जो बाइनरी अंडरस्टैंडिंग्स हैं जेंडर रोल्स की, सोसाइटल नॉर्म्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, पावर स्ट्रक्चर्स हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है जेंडर स्टडीज़ क्लियरली आइडेंटिफाई और स्टडी करती है, उनको अंडरस्टैंड करती है. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो जेंडर स्टडीज़ कोर्स है, जो टॉपिक्स हैं जैसे कि मैस्कुलिनिटी हो गया, फेमिनिटी हो गया, ट्रांसजेंडर इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन जेंडर एंड पावर के, पॉलिटिक्स के अंदर, और जेंडर आइडेंटिटी किस तरीके से इम्पेक्ट कर रही है हेल्थ केयर को, लेबर को, एजुकेशन को, ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर इसके स्कोप ऑफ फोकस में डिस्कस की जाती हैं. थ्योरेटिकल फाउंडेशंस की बात करें, थ्योरेटिकल फाउंडेशंस जेंडर स्टडीज़ की कौन सी हैं और वुमेन स्टडीज़ की कौन सी हैं. तो फर्स्ट कमिंग टू द वुमेन स्टडीज़, जो वुमेन स्टडीज़ हैं प्राइमरली फेमिनिस्ट थ्योरीज के ऊपर ग्राउंड करती है, जिसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग किसके लिए चाहिए, सोशल,
पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। ठीक है जी। अब ये वुमेन्स को इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इनइक्वालिटीज़ को फेस करना पड़ता है। जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं वो एग्जामाइन करते हैं हिस्टोरिकली इस इशू को और कंटेम्प्रेरी रोल्स कुछ जो वुमेन के सोसाइटी के अंदर प्ले हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, और जो इश्यूज हैं पैट्रियार्चिकल, सेक्सिज्म और इन तमाम इस वेज में ये वुमेन्स की जो एक्सक्लूजन हो रही है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, इन चीज़ों के ऊपर इनका फोकस होता है। थ्योरेटिकल फाउंडेशन ये इसके ऊपर बिल्डअप होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टडी किस चीज़ की हो रही है, ऐसे कोर्सेज की जो कि डिस्कस करेंगे फेमिनिस्ट थ्योरीज को, स्कॉलर्स की साइमन डी बिहेवियर और बेल हॉक्स। ठीक है जी, ये दो इसमें हमारे पास थ्योरिस्ट हैं जिनकी थ्योरीज को यहाँ पे स्टडी किया जा सकता है, और पैट्रियार्ची किस तरीके से मार्जिनलाइज कर रही है वुमेन्स को बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर्स के अंदर, ये यहाँ पे स्टडी होते हैं। जेंडर स्टडीज़ में अगर थ्योरेटिकल फाउंडेशंस को देखा जाए तो इन जेंडर स्टडीज़ gender actually draws from a range of interdisciplinary theoretical frameworks including feminist theory, queer theory, post structuralism और intersectionality। अब इसमें जो फ्रेमवर्क्स मेन आते हैं वो फेमिनिस्ट थ्योरी आती है, क्वेयर थ्योरी आती है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इंटरसेक्शनैलिटी, ये चीज़ें हैं जो इसमें ज़्यादा इनका मेन फोकस है। और इसके साथ साथ इसका जो फोकस है वो फ्लूइडिटी और कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के ऊपर भी रहता है। ठीक है जी, सिर्फ वुमेन एक्सपीरियंस को नोट डाउन नहीं करता है बल्कि इसके साथ साथ इसकी जो थ्योरीज हैं वो इन तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करती है। फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडीज माइट एक्सप्लोर जूडिथ बटलर इज थ्योरी ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिविटी। ठीक है जी, जेंडर की परफॉर्मेंस किस तरीके से ये जूडिथ बटलर की फेमस थ्योरी है परफॉर्मेटिविटी की। इसे यहाँ पे उसका रेफरेंस दिया गया है कि जेंडर स्टडीज जिससे से उसे एक्सप्लोर कर रही है, जो कि क्या सजेस्ट करती है कि जेंडर एक इनहेरेंट नहीं है बल्कि समथिंग, एक ऐसी चीज़ है जो कि सोशल नॉर्म्स और बिहेवियर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, एक फॉर्म क्रिएट हो रही है। मैथडोलॉजीज के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे वुमेन स्टडीज़ को और जेंडर स्टडीज़ को। वुमेन स्टडीज़ ट्रेडिशनली क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के ऊपर काम करती है। फोकस किसके ऊपर है इसका सारा, ओरल हिस्ट्रीज के ऊपर, पर्सनल नैरेटिव्स के ऊपर, जो इथनोग्राफीज हैं और फेमिनिस्ट मेथडोलॉजीज हैं। इसका एम क्या है कि वुमेन्स को एक वॉइस देनी है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उनकी हिस्ट्रीज हैं, ताकि जो कि पहले ओवरलुक हो गई हैं या जिन्हें साइलेंस कर दिया गया मेन स्ट्रीम एकेडमिक रिसर्च के ऊपर, उनके ऊपर आवाज़ उठाई जा सके। ठीक है जी। अब वुमेन स्टडीज़ रिसर्च प्रोजेक्ट जो है मैथडोलॉजीज़ में क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व करते हैं, एनालाइजिंग होती है जो पर्सनल स्टोरीज़ हैं वुमेन की, पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी के अंदर या स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो उनको अंडरस्टैंड किया जाता है उनकी स्ट्रगल्स को और कंट्रीब्यूशंस को इन मैथडोलॉजी वे। ठीक है जी। जेंडर स्टडीज़ में क्या है, मैथडोलॉजिकल अप्रोचेस काफ़ी ब्रॉड हैं, इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, एनालिसिस होती है, अचीवर रिसर्च हैं। क्योंकि जेंडर स्टडीज़ में देखा जाए तो उसमें जो सोशल कंस्ट्रक्शन है जेंडर की, जेंडर जो रेस, सेक्स, इन तमाम चीज़ों के साथ जो अपने कल्चर, सोशल नॉर्म्स, इनके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में जो जेंडर की इन्वॉल्वमेंट है उस हवाले से थ्योरीज, मैथडोलॉजीज जो इवॉल्व होती हैं और वो इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर किस तरीके से अफेक्ट कर रही हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन जेंडर स्टडीज़ मैथडोलॉजीज। जेंडर स्टडीज़ के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें सर्वे हो जाता है डिफरेंट कल्चर्स का जो कि इंटरप्रेट कर रहे हैं मैस्कुलिनिटी के, जहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, या फिर यूज़ ऑफ मीडिया एनालिसिस है जो कि स्टडी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है जेंडर की एडवर्टाइजिंग और फिल्म वगैरह में। ठीक है। फोकस ऑन जेंडर डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी के ऊपर कितना फोकस है, वुमेन स्टडीज़ का फोकस जो है अगर देखा जाए तो इनमें ज़्यादा फोकस जेंडर डाइवर्सिटी में फीमेल के ऊपर है वुमेन स्टडीज़ में, जबकि जेंडर स्टडीज़ में अगर हम फोकस देखें तो ज़्यादा फोकस जो है वो जेंडर आइडेंटिटीज़ के ऊपर है, जो कि मैन, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, नॉन बाइनरी पर्सन, सबको ही इसमें कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी। करंट स्टेटस की बात करेंगे वुमेन स्टडीज़ इन पाकिस्तान। वुमेन स्टडीज़ का करंट स्टेटस अगर देखा जाए तो काफ़ी ग्रोथ तो हो गई है, काफ़ी प्रोमिनेंट है लास्ट फ्यू डिकेड्स में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल अवेयरनेस है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल इश्यूज, जो एक ग्लोबल विलेज के तौर पर वर्ल्ड एवॉल्व हो रही है। ठीक है। तो ये चीज़ें विमेन राइट्स और जेंडर इक्वालिटी, इनके बारे में काफ़ी अवेयरनेस राइज हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर फ्यू डिकेड्स में, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना वुमेन स्टडीज़ को पाकिस्तान के अंदर करना पड़ रहा है। पॉलिटिकली भी, कल्चरली भी, इंस्टीट्यूशनल ऑब्स्टिकल्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं। फर्स्ट ये एकेडमिक ग्रोथ, वुमेन स्टडीज़ है एकेडमिक डिसिप्लिन है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहाँ पे नजर आई 1990s में। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के मेंशन है जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट मेजर सिटीज़ के अंदर, वहाँ पे वुमेन स्टडीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं।
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज दी जा रही हैं वुमेन स्टडीज़ से, और इनका एम जो है वो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वुमेन्स का जो रोल है पाकिस्तानी सोसाइटी में कि उसको प्रॉपर्ली हाईलाइट और कंसीडर किया जाए। करिकुलम और रिसर्च को अगर देखें तो करिकुलम जो वुमेन स्टडी प्रोग्राम्स का है वो जनरली फोकस करता है वुमेन राइट्स के ऊपर, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर, जो सोशल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उसके ऊपर, ठीक है जी। और जो करिकुलम है उसकी मोस्टली स्ट्रगल लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर है, जो ट्रेन फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा इसको एक लैग की तरफ लेकर जाती हैं कि करिकुलम को स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेन फैकल्टी मेंबर्स। और इसके साथ साथ इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किस लिए फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एडुकेट की जो इंटरसेक्शनैलिटी है या जो फैक्टर्स हैं क्लास के, रीजन के, इथनिसिटी के, वुमेन एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी सोसाइटी, उनको सेटिस्फाई नहीं कर, उनको ये इग्नोर कर देती है और ये सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट ये चैलेंजेस इन सोसाइटी एंड एकेडमिया। डिस्पाइट द एकेडमिक एडवांसमेंट, काफ़ी एडवांसमेंट होगी, लेकिन पाकिस्तान में वुमेन स्टडीज़ को स्टिल काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज जो पैट्रियार्चिकल एटीट्यूड्स हैं यहाँ पर, जो एकेडमिकल हैं या सोसाइटिकल हैं, दोनों तरीके से, और ये जो कंजर्वेटिव नेचर है कुछ पार्ट्स में पाकिस्तान में, नॉट इन होल रीजन, लेकिन कुछ पार्ट्स में जो इस तरह की सोसाइटी है उसमें एक फुल एक्सेप्टेंस इन प्रोग्राम्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टी का सामना है पाकिस्तान के अंदर। इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट का इम्पैक्ट है, जैसे औरत मार्च है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने वुमेन्स इशू को इन फ्रंट लाइन लाने के लिए, पब्लिक के सामने लेके आने के लिए। इन मूवमेंट्स ने बहुत ज़्यादा जो इश्यूज थे सेक्शुअल हरासमेंट के हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग्स, इकोनॉमिक इनवैलिटी, पहले से भी ये इश्यूज थे लेकिन पहले इतने रिपोर्ट नहीं होते थे, बट आफ्टर दिस औरत मार्च ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होनी शुरू हो गई, लेकिन इसको भी बहुत ज़्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ा थ्रू कंजर्वेटिव फोर्सेस। इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी सपोर्ट को देखें तो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी सपोर्ट वुमेन स्टडीज़ को जो मिल रही है वो स्टिल डेवलपमेंटल फेज़ में है, क्योंकि जो लीगल रिफॉर्म्स हैं वुमेन्स राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन इन लॉज की, डोमेस्टिक वायलेंस लॉज या तो हमारे पास हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना और ये चीज़ें जो है इस लॉ को काफ़ी ज़्यादा वीक कर देती हैं, और इस वजह से, और इसके साथ साथ जो लैक ऑफ फंडिंग है, कि इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इतनी फंडिंग नहीं है कि वुमेन्स को अगर उनको सपोर्ट किया जा सके, उनको इस तरह के राइट्स में उनको एक इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो जेंडर स्टडी, वुमेन स्टडीज़ दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस है। दोनों स्टडीज़ मेन स्ट्रगल इनकी अगेंस्ट पैट्रियार्चिकल सिस्टम की है, और जो जेंडर स्टडी है वो काफ़ी ब्रॉडर अप्रोच है, एम्फेसाइज करती है सोशल कंस्ट्रक्शन जेंडर के ऊपर। और पाकिस्तान में जो वुमेन स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंटली जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें काफ़ी ग्रोन अप हो चुकी है, बट इसके साथ साथ इसको काफ़ी हिंड्रेंस का अभी भी सामना करना पड़ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे ऑन द सेक्स वर्सेस जेंडर डिबेट। सेक्स वर्सेस जेंडर डिबेट के ऊपर आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव एसे लिखना है इन फेमिनिस्ट फिलॉसफी एंड सोशल साइंसेज रिफ्लेक्टिंग द नेचर वर्सेस नर्चर आर्गुमेंट। जो नेचर वर्सेस नर्चर आर्गुमेंट है वो भी आपने साथ यहाँ पे डिस्कस करना है, अपने व्यूज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने हैं। ओके जी, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट वी हैव सेक्स वर्सेस जेंडर डिबेट, ठीक है। इसके ऊपर देखा जाए तो एक सेंट्रल इशू है फेमिनिस्ट फिलॉसफी का और सोशल साइंसेस का, डीपली इंगेज कर रहा है कुछ क्वेश्चंस को, जो कि मीन्स कि ये डिबेट इस तरीके से हो रही है कि सेक्स जो है इधर बायोलॉजिकल है, मेल या फीमेल जो है वो बायोलॉजिकल मेल और फीमेल है, या फिर सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है, कि इसको एक कंसिडर कर लिया गया है कि यही मेल है और यही इस तरह के मैस्कुलिन काम कर सकता है और ये फीमेल और यही फेमिनिन काम कर सकती है, ठीक है जी। और ये शेप करती है ह्यूमन आइडेंटिटी को और सोशल रोल्स को, ठीक है जी। अब इसको अगर हम देखें तो ये जो डिबेट है इसको फ्रेम किया जाता है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर वर्सेस नर्चर के ऊपर, डिबेट के ऊपर, जो कि क्वेश्चन करती है कि बायोलॉजी या सोशलाइजेशन जो है वो कितने एक्सटेंट तक या किस हद तक एक इंडिविजुअल के बिहेवियर और आइडेंटिटी को अफेक्ट करती है। जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं वो डिफरेंट अपनी डिकंस्ट्रक्टिंग देते हैं ट्रेडिशनल व्यूज़ के हवाले से, और रिस्ट्रिक्ट करते हैं जो आइडेंटिटी है बाइनरी कैटेगरीज की, सेक्स और जेंडर्स की, उनके ऊपर आर्ग्यू करते हैं कि जो बोथ सेक्स हैं और जेंडर हैं दोनों का एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है बायोलॉजी, कल्चर और इंडिविजुअल एजेंसी के हवाले से। अंडरस्टैंडिंग सेक्स एंड जेंडर, सबसे पहले आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में सेक्स क्या है और जेंडर क्या है, ठीक है जी।
अब सेक्स को अगर बात करें सेक्स की, तो सेक्स एक्चुअली में मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करता है। ये बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जेनेटिकली कोई भी एक इंडिविजुअल आइदर वो फीमेल है या फिर मेल है विद द नंबर ऑफ इट्स क्रोमोसोम्स, विद इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक बॉडी हेयर है या ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, जो मेल और फीमेल की फिजिकल बॉडी को ये जेनेटिकली उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है जी, इससे हम इंक्लूड कर देते हैं सेक्स के अंदर। और जेंडर की जब हम बात करते हैं तो जेंडर का मतलब है कि इन्हें इसमें रोल्स, पर्टिकुलरली जो एक सोसाइटल या कल्चरल रोल्स हैं या बिहेवियर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जेंडर ये काम करेगा, वो एसोसिएट होती हैं किसी को बीइंग अ मेल और फीमेल में चेंज करने में। जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है और वेरीज करता है कल्चर हिस्टोरिकल पीरियड्स के लिहाज से। ठीक है जी, अब हम सेक्स की बात करें तो सेक्स ऑफन परसीव किया जाता है एज ए फिक्स्ड या डिटरमाइंड बाय बायोलॉजी। ठीक है जी, एक फिक्स्ड है बायोलॉजिकली, कोई अगर जिसका जो सेक्स आइडेंटिफाई हो रहा है फीमेल और मेल, वो उसी में कंसीडर होगा। और जेंडर जो है वो कंसिडर किया जाता है फ्लूइड के तौर पे या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे, जो कि सोशल कल्चर या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बिल्डअप हो जाता है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स के दरमियान जो एक टेंशन है, जो एक डिबेट है कि सेक्स या जेंडर जो है, जेंडर वो डिटरमाइन करते हैं एक बंदे की रोल और पर्सनैलिटी को। एक सेंट्रल पॉइंट है फेमिनिस्ट इंक्वायरी का कि फेमिनिस्ट जो है वो एक्चुअली में किस चीज़ के ऊपर डिबेट करना चाह रहे हैं कि सेक्स और जेंडर बेसिकली एक ही चीज़ है, सेक्स ही डिटरमाइन करता है मेल और फीमेल को, ये जेंडर डिटरमाइन करता है एक मेल और फीमेल बॉडी को। ठीक है जी, इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज फेमिनिस्ट थ्योरीज फेमिनिस्ट जो है वो अपने आर्ग्यू करते हैं। अब सेकेंड डिबेट हमारे पास यहाँ आ रही है नेचर वर्सेज नर्चर आर्ग्यूमेंट की। तो नेचर वर्सेस नेचर डिबेट को अगर देखें तो ये एक सेंट्रल डिस्कशन है सेक्स वर्सेस जेंडर डिबेट के ऊपर। ठीक है जी, नेचुरली मौजूद है या फिर उसे नर्चर किया गया है। ठीक है, इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट टू विच ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स, नेचर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नर्चर की जो ह्यूमन नेचर है वो बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि बाय नेचर डेवलप हो रही है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स बाय नर्चर, उसको नर्चर किया जा रहा है और वो उससे डेवलपमेंट उसकी हो रही है। ठीक है जी, अगर नेचर देखा जाए, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए, तो अभी जिस तरीके से ऊपर डिस्कस किया कि बायोलॉजिकली एक ह्यूमन बॉडी मेल की डिफरेंट होती है, फीमेल की डिफरेंट होती है। जो असेंशियल डिफरेंट फेमिनिस्ट हैं वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि वुमेन का जो रोल है वो उसकी चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड रियरिंग बायोलॉजिकल इंपेरेटिव्स हैं जो कि डीपली रूट होते हैं उसके सेक्स के अंदर। सिमिलरली जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन है वो सजेस्ट करती है जेंडर डिफरेंसेस को, और ये फिर आगे से नर्चर करती है बिहेवियर को उसके वुमेन में। ये एक वुमेन है, इसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, या फिर ये अगर मैन है तो इसका बिहेवियर इस तरीके से होगा, और इसके रिजल्ट में जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो शेप अप करता है स्पीशीज़ को मिलेनिया के ऊपर। ठीक है जी, अब क्रिटिसिज्म जो नेचर आर्ग्यूमेंट के ऊपर है वो क्या क्रिटिसिज्म है कि फेमिनिस्ट थ्योरीज पर्टिकुलरली जो कि अलाइन हो रही हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ। ठीक है जी, ये रिजेक्ट करती हैं जो सिंपलिस्टिक व्यू है कि बायोलॉजी अलोन डिफाइन करती है किसी भी एक की डेस्टिनी को। इनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है मैन एंड वुमेन का, वो नेसेसरी नहीं है जेंडर रोल्स को डिफाइन करने के लिए, जो कि कल्चर ने या सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ने जो है वो शेप अप कर दी हैं। इनका कहना है कि ये आइडिया कि वुमेन एक्चुअली में नेचुरली मोर नर्चरिंग है देन मैन हैज बीन चैलेंज्ड, विद फेमिनिस्ट आर्ग्यूइंग दैट दिस बिहेवियर इज मोर सोशली इनकरेज देन बायोलॉजिकली इनग्रेन्ड। ये फेमिनिस्ट के साथ अभी आर्ग्यू करते हैं कि जो आइडिया है वुमेन का वो नेचुरली नर्चरिंग है मैन से, और मैन जो है वो चैलेंज किए जाते हैं। फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ये बिहेवियर जो है वो एक सोशली इनकरेज बिहेवियर है, और मैन को जो है वो सोशल बिहेवियर के थ्रू जो है उनको ज़्यादा नर्चर किया जाता है। नर्चर की अगर देखा जाए जो सोशलाइजेशन पर्सपेक्टिव है, फेमिनिस्ट स्कॉलर्स लाइक जूडिथ बटलर एंड सिमोन डे बिहेवियर, इनका क्या कहना है, इनका फोकस है कि जो जेंडर का आइडिया है वो इनेट नहीं है बल्कि कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टेड है, बाद में बिल्डअप किया गया, इसे नर्चर किया गया है सोसाइटल और कल्चरल नॉर्म्स के थ्रू। बटलर थ्योरी ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिविटी क्या सजेस्ट करती है कि जेंडर आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि इनेक्ट की जाती है और एक जो कि बाय बर्थ एक इंडिविजुअल के अंदर, एक ह्यूमन, एक मेल या फीमेल के अंदर नहीं होती। और अकॉर्डिंग टू दिस व्यू जो जेंडर रोल्स हैं वो सीखे जाते हैं, जो सोशलाइजेशन है उनके आसपास जो कुछ अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं वो उन्हीं से ही उस चीज़ को अपने अंदर ग्रैब करते हैं। अपने कल्चर नॉर्म्स में जो रिप्रेजेंटेशंस हो रही है, जो एजुकेशनल है, तमाम चीज़ें वहीं से ही परपेचुएट होकर ये कल्चरल नॉर्म्स
एक सोशलाइजेशन है जो कि एक जेंडर जो है वो तमाम बिहेवियर्स को लर्न अप कर लेता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल्स को देखें कि जो नर्चर है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, काफ़ी सारे कल्चर में जो चिल्ड्रंस हैं वो सोशलाइज होते हैं अपने बर्थ टाइम से डिस्टिंक्ट जेंडर रोल्स के ऊपर, कि बॉयज़ जो है वो ऑफन इनकरेज किया जाता है, कॉम्पिटिटिव असर्टिव है, जबकि गर्ल्स को इनकरेज किया जाता है कि वो नर्चरिंग और कोऑपरेटिव होंगी। पिंक जो है वो गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक कर दिया गया, और ब्लू फॉर बॉयज़। टॉयज़ हैं, ये गेम्स हैं, इवन करियर चॉइसेस भी है वो भी जेंडर्ड हैं। टीचिंग इंडिविजुअल्स व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर देयर जेंडर्स के एक अप्रोप्रिएटनेस दे दी गई है कि ये चीज़ गर्ल्स के लिए ज़्यादा बेटर है और ये बॉयज़ के लिए, और इन्हें उनके ऊपर फिक्स कर दिया गया है। तो ये नर्चर इन्फ्लुएंस है कि अगर कोई मेल है तो वो मेल का काम ही करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कुकिंग को मेल के ऊपर ही फिक्स किया गया है या फीमेल के ऊपर फिक्स किया गया है, तो मेल का कुकिंग करना एक कल्चर नॉर्म से थोड़ी सी हट के करने वाली बात हो जाएगी, और फीमेल कर रही है। तो इस टाइप के अब ये इश्यूज जो हैं वो काफ़ी हद तक एक नॉर्मलाइज हो गए हैं, लेकिन कुछ कल्चर्स के अंदर स्टिल ये चीज़ें अभी तक जो है वो अपेयर होती हैं, वहाँ पे नज़र आती हैं ये चीज़ें। तो इस हवाले से जो नर्चर है, नर्चर आर्गूमेंट है, वो ये कहता है कि ये एक्चुअली में कोई एक स्पेसिफिक काम नहीं है, लेकिन ये जो है उसको स्टार्टिंग में ही इनहेरिट कर दिया जाता है, उनकी बर्थ से ही डिस्टिंक्ट जेंडर रोल्स बना दिए जाते हैं और उसी के ऊपर वो फॉलो अप करते रहते हैं। ठीक है जी। क्रिटिसिज्म नर्चर आर्गूमेंट का क्या है? कुछ आर्ग्यू क्या करते हैं कि जो सोशल कंस्ट्रक्शन है जेंडर की वो इनक्रोज करती है बायोलॉजी कम्प्लिसिटीज को। जो क्रिटिक्स हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कि जो जेंडर बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है बायोलॉजी से भी और सोशलाइजेशन से भी, और इग्नोर करता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स को जो कि ओवर सिंप्लीफिकेशन को रिजल्ट करते हैं। फेमिनिस्ट फिलॉसफीज एंड जेंडर कंस्ट्रक्शन। फेमिनिस्ट फिलॉसफी और जेंडर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो फेमिनिस्ट फिलॉसफी एक्चुअली में क्या करती हैं, ये चैलेंज करती हैं ट्रेडिशनली बाइनरी अंडरस्टैंडिंग्स को सेक्स की। इसके साथ साथ जेंडर आर्ग्यूइंग और आर्ग्यू क्या करती हैं कि जो मोर नॉन्स्ट अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी और एक्सपीरियंसेस की वो रिक्वायर्ड है। फेमिनिस्ट जूडिथ बटलर क्रिटिक कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, कि जो बाइनरी डिस्टिंक्शन है सेक्स और जेंडर की, वो एडुकेट कर रहे हैं कि कुछ पॉइंट, इनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि दोनों कंस्ट्रक्टेड हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू, पावर स्ट्रक्चर्स के थ्रू और सोशल प्रैक्टिसेस के थ्रू। ठीक है जी। और जूडिथ बटलर जो है उनकी जेंडर परफॉर्मेटिविटी थ्योरी वो क्या कहती है कि जो इन्फ्लुएंशियल है जेंडर परफॉर्मेटिविटी चैलेंज करती है जो ट्रू जेंडर आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली सोशल नॉर्म्स के ऊपर। अकॉर्डिंग टू बटलर जो जेंडर है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग करते हैं, समथिंग दैट पीपल डू, जो करते हैं और फिर उसी के ऊपर एक वो स्टैंप लग जाती है कि यही इस जेंडर साथ रेलिवेंट कर रहा है। जबकि समथिंग दे आर, कि वो क्या है उस पर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि वो जो कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर लिया जाता है। और ये रिपीटेड एक्ट्स हैं, द वे वी ड्रेस, स्पीक एंड बिहेव, और ये सब चीज़ें परफॉर्म करती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं जेंडर आइडेंटिटीज़ को। और ये परफॉर्मेटिव व्यू जो है वो जेंडर का अलाउ करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को रिकग्नाइज करता है। जो सोशल फोर्सेस हैं उन्होंने जेंडर को किस तरीके से शेप करना है। टाइम एंड बिहेवियर की एग्जिस्टेंशियल फेमिनिज्म है। ठीक है जी। जो इनका फेमिनिज्म थ्योरी है वो क्या डिक्लेरेशन है कि वन इज़ नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन। ठीक है जी। कोई भी बॉर्न तौर पे नहीं है, लेकिन वो रेदर या तो वुमेन बन जाएगा या फिर मैन। सजेस्ट करता है कि जेंडर एक्चुअली में सोशल कंस्ट्रक्ट है रेदर देन बायोलॉजिकल फैक्ट। बायोलॉजिकल फैक्ट के तौर पर जो है ये कहते हैं कि जेंडर एक्चुअली में सोशली कंस्ट्रक्ट करता है। बायोलॉजिकली इसको फैक्ट को हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि ये सोशली जेंडर जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। और एक साथ साथ ये आर्ग्यू क्या करती हैं कि वुमेन जो है वो हिस्टोरिकली असाइन किया जा रहा है रोल ऑफ द अदर। ये एक स्टेटस दे दिया कि वुमेन को वो बायोलॉजिकली डिटरमाइन नहीं है, बल्कि कल्चरली उनको इम्पोज किया गया है। बिहेवियर जो है बिलीव करती है कि वुमेन्स जो हैं उनका सोसाइटल रोल वो बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ हिस्ट्रिकल एंड सोशल प्रोसेसेस है, जो कुछ हिस्ट्री में होता रहा, जो सोशल प्रोसेस चल रहे हैं उसी के रिजल्ट में वुमेन को वो रोल्स इम्पोज कर दिए गए हैं, और ये नेचुरल बायोलॉजिकल इम्पेरेटिव्स का रिजल्ट नहीं है। ठीक है जी। इंटरसेक्शन ऑफ सेक्स एंड जेंडर। इंटरसेक्शनैलिटी की बात की जाए तो एक कंसेप्ट है जो कि इंट्रोड्यूस किया था किम्बरले क्रेनशॉ ने। ठीक है जी। फर्दर कॉम्प्लिकेट किया इस डिस्कशन को और हाईलाइट किया कि किस तरीके से जेंडर इंटरेक्ट करता है डिफरेंट जो उसकी रेस है, क्लास है, सेक्सुअलिटी और एबिलिटी के ऊपर, जिसके वुमेन्स एक्सपीरियंसेस है जेंडर के वो डिफर करते हैं कि किस तरीके से वो मीन्स इधर दे आर ब्लैक और वाइट, या उनकी वर्किंग क्लास क्या है, डिसेबल हैं, जो भी है।
तो इंटरसेक्शनलिटी जेंडर के अंदर देखी जाए तो इंटरसेक्शनल अप्रोच सेक्स वर्सेस जेंडर डिबेट में चैलेंज करती है दोनों एसेंशियलिस्ट व्यूज़ को बायोलॉजी के, और इसके साथ साथ ओवर सिंप्लीफाइड करती है सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज को, और इन्फ्लुएंस करती है जेंडर को, जेंडर आइडेंटिटी को, एक्सपीरियंस जो डिस्क्रिमिनेशन और प्रिविलेजेस गिवन है। ये यहाँ पे एक लॉन्ग डिबेट है, नेवर लास्टिंग, जो चलती आ रही है फेमिनिस्ट के दरमियान में। अब कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो सेक्स वर्सेस जेंडर डिबेट एक सेंटर इश्यूज रहेगा फेमिनिस्ट फिलोसफीज का, और जो नेचर वर्सेस नर्चर आर्गुमेंट है वो भी कंटिन्यू टू शेप अप रहेगा। तो इन दोनों सोशल कंस्ट्रक्शन जेंडर को और इनके चैलेंजेस को अगर हम इन व्यू ऑफ बायोलॉजी या फेमिनिस्ट थ्योरीज के तौर पे देखें तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि और ज़्यादा एक इनकल्सिविटी इसमें आ जाए और एक फ्लूइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी इसमें राइज हो सकती है, क्योंकि दोनों फैक्टर्स को राइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बायोलॉजिकली भी एक फैक्टर है किसी भी इंडिविजुअल का, और अगर सोशली या नर्चर तौर पे देखा जाए तो वो कल्चरली इम्पोज करके जो रोल प्रोवाइड कर दिए गए हैं वो उनका भी एक अफेक्ट है। ठीक है जी, तो ये फेमिनिस्ट थ्योरीज वगैरह एक अपनी फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं मूवमेंट के ऊपर, और इसका जो एम है वो एक्चुअली में क्या है कि जो रिजिड जेंडर रोल्स हैं जो एक किसी भी इंडिविजुअल के लिए ऑब्वियसली एक रिजिड फॉर्म है, उसको एक उसकी जो डेवलपमेंट है उसको रोकते हैं। तो ये चीज़ें एक इक्वालिटी को प्रमोट करने की अगर बात की जाए इंडिविजुअल की, उसके सेक्स और जेंडर को रिलेवेंट लेकर, तो ये डिबेट ऑन कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट टाइप ऑफ फेमिनिज्म कैन एलिवेट द सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। कौन से टाइप का फेमिनिज्म है जो कि एलिवेट करता है किसको, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस वुमेन का पाकिस्तान के अंदर, कौन सा फेमिनिज्म है जो इन तमाम फैक्टर्स को जो है वो एलिवेट करता है अकॉर्डिंग टू यू, आपने यहाँ पे डिस्कस कर देना है। ठीक है जी, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जेंडर इक्वलिटी की फाइट है, काफ़ी क्लोजली है, सोशो पॉलिटिकल कल्चर डायनेमिक्स हैं, बहुत से डायनेमिक्स हैं जो कि इस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं। अब कुछ आइडियोलॉजीज ऐसी हैं जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं स्टेटस ऑफ वुमेन को डिस्क्राइब करने पाकिस्तान के अंदर। उसमें सबसे पहले हमारे पास लिबरल फेमिनिज्म है। लिबरल फेमिनिज्म इसका फोकस जो रहता है वो इक्वलिटी ऑफ वुमेन के ऊपर इसका फोकस है, जबकि जो एक एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल या लीगल सिस्टम है इसमें वुमेन्स की इक्वलिटी के ऊपर बात करता है, उनके लीगल राइट्स के ऊपर, उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर, उनकी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान अगर देखा जाए तो ये कंट्रीब्यूट कहाँ पे करता है, लीगल रिफॉर्म्स में, एजुकेशनल एक्सेस में और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। लीगल रिफॉर्म्स में जो एडुकेसी है, लीगल फ्रेमवर्क्स की जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वुमेन को, जो वायलेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और जो रिफॉर्म्स हैं उनको पुशअप करता है, उनको बनाने में हेल्प आउट करता है। जो एजुकेशनल एक्सेस हैं वो इंश्योर करती है कि वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए और जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है उसको ब्रेकअप किया जाए। जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज करती है वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को पॉलिटिक्स के अंदर एज ए वोटर एंड एज ए कैंडिडेट। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे चेक करें, Women in Pakistan can benefit from liberal feminist reforms that ensure women has equal access to। अब इसकी हेल्प से क्या है कि वुमेन्स को लीगल राइट्स में भी काफ़ी हेल्पिंग मिलती है, जैसे इनहेरिटेंस है, मैरिज और पॉवर्टी, ओनरशिप वगैरह है। ठीक है जी, इसके साथ जो एजुकेशन में भी हेल्प मिलती है। ये तमाम चीज़ें जो लिबरल फेमिनिज्म है इन सेंस ऑफ ऑल दीज इक्वालिटी या जो इक्वल एक्सेस है उनमें हेल्प आउट करता है। मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज्म एक्चुअली में क्या एड्रेस करता है, ये इंटरसेक्शन को एड्रेस करता है किसकी, क्लास की, जो जेंडर और आर्ग्यू करते हैं कि वुमेन की अप्रेशन है, उनका जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो इतनी नहीं होनी चाहिए, जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि सोशो इकोनॉमिकली जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनमें वुमेन्स को उनको एम्पावरमेंट प्रोवाइड की जाए। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करता है ये सोशल वेलफेयर की और इसके साथ साथ वर्कर्स राइट के। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में जो फेयर वेजेस हैं, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वुमेन्स को प्रोवाइड हों। सोशल वेलफेयर जो हेल्थ केयर हैं, सोशल सर्विसेज हैं वो वुमेन्स को प्रोवाइड होनी चाहिए। और वर्कर्स राइट के अगर जो लेबर राइट्स हैं वुमेन के लिए, पर्टिकुलरली इनफॉर्मल सेक्टर में वुमेन को या अंडर उनको एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन के अंदर अगर उनसे काम करवाया जा रहा है तो इन चीज़ों में उन्हें प्रोटेक्ट करता है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। ठीक है जी, एग्जाम्पल है जो लेबर राइट्स हैं वुमेन को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, वहाँ पर वुमेन से काफ़ी काम करवाया जाता है लेकिन उन्हें अंडर पेड रखा जाता है या फिर ओवरवर्क होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सेंट्रल फेमिनिस्ट अप्रोच है, मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट अप्रोच, जो कि इनके राइट्स के लिए काम करती है। इस्लामिक फेमिनिज्म की बात करें तो इस्लामिक फेमिनिज्म मर्ज है
फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स के साथ, ठीक है जी। इस्लामिक टीचिंग्स इसमें हैं जो एम करती हैं वुमेन राइट्स के ऊपर, इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर कि एक खातून को, एक औरत को कितने हकूक दिए गए हैं, उन तमाम चीज़ों को ये इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर एड्रेस करती है। अप्रोच जो है वो रेजोनेट करती है वुमेन्स इन पाकिस्तान को एज ए मुस्लिम आइडेंटिफाई करने में और इनके जो गैप है फेमिनिस्ट आइडियाज रिलीजियस बिलीफ्स के अंदर उसको फुलफिल करने में। In question 5 we have, what are the reasons responsible for ranking Pakistan as the second worst country in the world for gender inequality? Despite Pakistan's commitment to many international conventions and strong commitment to gender equality in the 1973 Constitution, अब मेन रीजंस यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से रीजंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान की सेकेंड वर्स्ट कंट्री में पाकिस्तान क्यों आ रहा है ऑन जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। पाकिस्तान की रेदर जो कमिटमेंट्स हैं काफ़ी इंटरनेशनल कन्वेंशंस के साथ हैं और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है जेंडर इक्वालिटी की 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान का वर्ल्ड्स कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड फॉर जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर आने की क्या वजूहत हो सकती हैं, क्या रीजंस हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू इंट्रोडक्शन। अब पाकिस्तान जो है वो अगर रेटिफिकेशन देखी जाए तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे वो एम है इसका ये कि हमने प्रोमोट करनी है जेंडर इक्वालिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है वीमेन राइट को सेफगार्ड करने के लिए। लेकिन जो ये पैराडॉक्स है वो डीप रूटेड है हमारा सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर, जो कि कंटिन्यू है। जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है जेंडर इक्वालिटी पॉलिसीज इन पाकिस्तान की वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को जो रीजंस हैं, मेन रीजंस बिहाइंड दिस डिस्पैरिटी, जो फोकस है सिस्टमैटिक इश्यूज के ऊपर, स्टिल परसिस्ट कर रहा है डिस्पाइट द कंट्री की जो फॉर्मल कमिटमेंट्स हैं वुमेन राइट्स के ऊपर। इसके बावजूद पाकिस्तान का इस तरीके से एक लिस्ट में आना, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं वो यहाँ पे डिस्कस करनी है। पैट्रियार्चिकल स्ट्रक्चर है सबसे पहले हमारे पास, जो एक आप कह सकते हैं जो पेदराना निज़ाम है वो एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है कि पाकिस्तान का सोशल स्ट्रक्चर हाईली पैट्रियार्चिकल है। यहाँ पे जेंडर रोल्स जो हैं वो डीपली इंटरेस्ट हैं कल्चर रिलीजियस नॉर्म्स के ऊपर। वुमेंस हैं उनकी एक प्राइमरी या केयर गिवर्स के होम मेकर्स के तौर पर ही देखा जाता है, या फैमिली या कम्युनिटी सोसाइटी, इनके एक कुछ सब ऑर्डिनेट रोल्स हैं जिनके ऊपर वुमेंस को फिक्स कर दिया गया है। उनकी एबिलिटी एजुकेशन की तरफ, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम है। अब ये चीज़ जो वुमेंस की जो ऑटोनॉमी है उसके ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट करती है कि जो डोमिनेंस है पैट्रियार्चल वैल्यूज़ की रिस्ट्रिक्ट होती हैं डिसीजन में, डिसीजन मेकिंग पावर वुमेंस के लिए कम कर दी जाती है, ठीक है जी। अब वो अपने ही घरों में रहती हैं, उनकी जो पब्लिक लाइफ है वो इतनी एसच नहीं होती और वहाँ पर भी उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो बहुत ज़्यादा कम होती है। एक वुमेन की मोबिलिटी जो है वो ऑफन कंट्रोल कर दी जाती है, उसकी पार्टिसिपेशन जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में है उसे भी मिनिमाइज किया जाता है। या अगर हम देखें तो मोस्टली हमें पाकिस्तान में जो एरियाज़ हैं मोस्टली ऑल ओवर द कंट्री ये सिचुएशन नज़र आती है, ठीक है जी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करेंगे। अब यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किस तरीके से अफेक्ट करती है कि जो कंट्रीब्यूटर्स हैं जेंडर डिस्पैरिटी देखा जाए, वुमेंस की बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्सेस है इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर, लैंड की देखी जाए, क्रेडिट या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, लिमिटेड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है वेजेस के ऊपर, वर्किंग कंडीशंस के ऊपर। वुमेंस को अगर देखा जाए अर्बन एरियाज़ में देखा जाए तो वुमेंस को ग्लास सीलिंग फेस करनी पड़ती है। मीन्स कि उनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। एक्सेस टू क्रेडिटेड लैंड, जो उनकी इनहेरिटेड लैंड है रूरल एरियाज़ के अंदर स्पेशली, जो उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और लैंड ओनरशिप्स हैं उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और उनकी इससे जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, ये कैपेसिटी एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। नंबर 3 वी हैव लो लिटरेसी एंड एजुकेशनल लेवल्स अमंग वुमेन्स। लिटरेसी रेट वुमेंस का बहुत ज़्यादा कम है, स्पेशली जो गर्ल्स हैं रूरल एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स उनको फेस करने पड़ते हैं अपनी एजुकेशन से हवाले से। गुर्बत का सामना है, चाइल्ड मैरिज है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तमाम चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। जेंडर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, जेंडर्ड एक्सेस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स एंड बॉयज़। बॉयज़ एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है और आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन गर्ल्स जो स्कूल गोइंग हैं उन्हें भी वहाँ से स्कूल से हटा दिया जाता है और वीमेंस की जो एजुकेशन है उससे ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अब इतनी ज़्यादा ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो ऑब्वियसली उनका एम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होता है और इसके अलावा जो एजुकेटेड हैं उसमें भी लो वेजेस और एम्प्लॉयमेंट रेट कम होने की वजह से जो हाई पेइंग
प्रोफेशंस हैं वहाँ पे वुमेंस की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह से जो इम्पैक्ट है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। जेंडर बेस्ड वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे। जेंडर बेस्ड वायलेंस, ऑनर किलिंग्स हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सेक्सुअल हरेसमेंट, एसिड अटैक्स। ऑफन जो वायलेंस है बहुत लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन है और सपोर्ट सर्वाइवर्स के लिए बहुत ज़्यादा कम है। लीगल गैप्स, कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर वुमेन इस वायलेंस का शिकार है, इम्प्लीमेंटेशन लॉ की बहुत ज़्यादा वीक है। बहुत से केसेस में जेंडर बेस्ड वायलेंस में इसको इतना ज़्यादा इसको अकाउंटेबल ही नहीं किया जाता। काफ़ी लूप होल्स होते हैं लीगल सिस्टम्स में। लैक ऑफ इन्फॉर्मेंस है, सोसाइटल टॉलरेंस है, जैसे कि वायलेंस वगैरह हो गया, या विक्टिम ब्लेमिंग। ये चीज़ें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उन्हें ये फेस करना पड़ता है और प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पाता। कल्चर जस्टिफिकेशन फॉर वायलेंस, पेट्रियार्चल नॉर्म्स जो हैं, कल्चर जस्टिफिकेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को एक जस्टिफाई कर देते हैं कि नहीं अगर मेल है तो वो हाथ उठा सकता है, समथिंग इस टाइप की जो एक नॉर्म्स बने होते हैं। ये तमाम चीज़ें एक कल्चर नॉर्म के तौर पे कल्चर जस्टिफिकेशन दे दी जाती है इस वायलेंस को। ऑनर बेस्ड वायलेंस है, ऑनर किलिंग्स हैं, इन्हें प्रिवेलेंट रखा जाता है रूरल एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे वुमेंस को जो है उनको सीवियरली पनिश किया जाता है इस तरह के ब्लेम्स या एलिगेसी के बाद। पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन वुमेंस की बहुत ज़्यादा कम है। पॉलिटिकल मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। इम्पैक्ट पैट्रियार्चल पॉलिटिकल सिस्टम, जो मेल पॉलिटिशियंस हैं, वुमेन पॉलिटिशियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ने फेस करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग हरासमेंट, एक्सक्लूजन, वायलेंस, ये तमाम चीज़ें। नेक्स्ट वी हैव लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी लॉज। लैक है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का। जेंडर इक्वलिटी लॉज हैं उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। पाकिस्तान रेटिफाइड है इंटरनेशनल कन्वेंशंस में, जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे सीडॉ की बात करें, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जेंडर इक्वलिटी लॉज के ऊपर बहुत ज़्यादा वीक है। जो लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो जस्ट पेपर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा इंस्टीट्यूशनल वीकनेस की वजह से, और ये लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से भी ये तमाम इस टाइप की जो रेजिस्टेंस है वो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स सोसाइटी के हैं उनकी तरफ से रखी जाती है। और वीक लीगल सिस्टम को हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेडिशनल ग्रुप्स जो हैं, जो ट्रेडिशनली उनको अपनी एक जो वैल्यू है या कंजर्वेटिव थिंकिंग है, जो रेजिस्ट करते हैं जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने में, फैक्टर्स अफेक्ट कर देते हैं। कल्चर रिलीजियस बैरियर्स हैं। पाकिस्तान में कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है रिलीजियस और कल्चर नॉर्म्स का, वो भी इन सब चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट करता है। इंटरप्रिटेशन, रिलीजियस टेक्स्ट को यहाँ पे इंटरप्रेट कर दिया जाता है कि वुमेंस की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें नहीं होनी चाहिए। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि फैमिली रोल्स या मैरिजेस के अंदर जिस तरीके से वुमेंस की ड्यूटीज़ हैं एज ए होम मेकर, तो उसी में ही उनको कंटिन्यू रखा जाता है और उनकी जो सोशल मोबिलिटी है उसको स्टॉप किया जाता है या लिमिट किया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है पाकिस्तान के अंदर वो भी फर्दर मार्जिनलाइज करता है वुमेंस को, स्पेशली जैसे कि KPK है, बलोचिस्तान है, यहाँ पे रिलीजियस या मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशंस होती हैं जेंडर रोल्स के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा सीवियरली लिमिट करती हैं वुमेंस की फ्रीडम को। इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो एज ए सेकंड वर्ल्ड कंट्री के तौर पे अगर नेम आ रहा है, तो उसमें जो फैक्टर्स एट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बैरियर्स हैं वुमेंस को फेस करने पड़ रहे हैं। GBV है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, लिमिटेड एक्सेस एजुकेशन की तरफ, ये जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीक लीगल इन्फोर्समेंट है, ये ओवरऑल लैक की तरफ जो है जेंडर इक्वलिटी के ऊपर अफेक्ट करती है। और अगर सब्सटेंशियल चेंज जो रिक्वायर्ड है वो कंसर्ट एक एफर्ट दोनों लॉज को अप्लाई करने के लिए, इन सोसाइटल एटीट्यूड को, इसके साथ साथ वुमेंस की जो एक्सेस है एजुकेशन तरफ, एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए इन लॉज में एक कमेंटमेंट के साथ साथ इनको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये रैंकिंग जो है कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। ठीक है जी। इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़, in the last 2 decades, globalization has had a huge impact on the lives of women in developing nations, including Pakistan. What are the impacts of global political economy in Pakistani women? Last 2 decades को अगर देखें, जो ग्लोबलाइजेशन का एक ह्यूज इम्पैक्ट रहा वुमेंस की लाइफ के ऊपर डेवलपिंग नेशंस के अंदर, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इन इम्पैक्ट्स को अगर देखें तो ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी का पाकिस्तानी वुमेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, किस तरीके से अफेक्ट किया। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपने देना है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन में वी विल एक्सप्लेन एज ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली ड्रिवन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबलाइजेशन ये ड्रिवन अब किस तरीके से हुई, किस तरीके से एनहेंस हुई, बाय द इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। एक प्रोफाउंड इफेक्ट रहा इनका वुमेन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में। जब ग्लोबलाइजेशन
ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बिल्डअप हुई वुमेंस के लिए। इसके साथ से इसने एग्जैसरबेट किया एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ को, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थे। ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी थी जिसमें फोर्स इंटरनेशनल ट्रेड थी, लेबर माइग्रेशन, कैपिटल फ्लो, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑफ वुमेन्स रोल इन सोसाइटी। इन दोनों चीज़ों को पॉजिटिवली और नेगेटिवली काफ़ी ज़्यादा इसने ग्लोबलाइजेशन ने अफेक्ट किया। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की हम बात करेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट मिली यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो माइक्रो फाइनेंस और एंटरप्रीनियरशिप है, इन दोनों चीज़ों ने वुमेन एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट किया। वुमेन एम्पावरमेंट मिली। मेजॉरिटी ऑफ द वर्क फोर्स जो है टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्रीज में वुमेन की होती है, तो एक फॉर्मल इकोनॉमी में बिल्डअप आया। यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस एंटरप्रीनियरशिप्स में वर्ल्ड बैंक में जो माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने वुमेन रूरल एरियाज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सेस की स्मॉल लोन्स की तरफ, जिसके थ्रू उन्होंने अपने स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किए और उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बिल्डअप हो सका, इम्प्रूव हो सका। एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ आए तो एक्सेस ऑफ एजुकेशन है, इंटरनेशनल एड्स और एनजीओज, डिफरेंट एड्स प्रोवाइड की गई, डिफरेंट एनजीओज की तरफ से इंटरनेशनल एड मिली, और इन चीज़ों ने जो एजुकेशनल रिसोर्सेज थे वो प्रोवाइड की। एक अवेयरनेस इम्प्रूव हुई इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन की तरफ। डिजिटल लिटरेसी, जो सेमी अर्बन एरियाज थे वहाँ पे न्यू टूल्स ऑफ लर्निंग इंट्रोड्यूस हुए, ऑनलाइन एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हुए। इससे जो एजुकेशन की एक्सेस है वो बढ़ी। सोशल और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को देखें तो ग्लोबल फेमिनिस्ट नेटवर्क से उन्होंने वर्किंग की। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स थी ग्लोबली। एक मी टू मूवमेंट बहुत फेमस हुई, इसने भी रेजोनेट किया पाकिस्तानी वुमेन को, और जो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगेंस्ट वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वुमेन्स ने अपनी आवाज़ उठाई। इंटरनेशनल कन्वेंशंस और लीगल रिफॉर्म्स को अगर देखें तो ग्लोबल प्रेशर जो है वो इनकरेज हुआ पाकिस्तान में टू अडॉप्ट इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन वुमेन्स राइट्स सच एज कन्वेंशन ऑल फॉर्म्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सीडॉ। ये सीडॉ जो है इसने जो प्रॉम्प्ट किया लीगल रिफॉर्म्स को इन एरियाज़ के अंदर, जो डोमेस्टिक वायलेंस के एरियाज़ थे, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के एरियाज़ थे, इनको इसने बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट किया और बेनिफिशियल रही। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और पाकिस्तानी वुमेन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो एक्सप्लॉयटेशन है वुमेन की ग्लोबल लेबर मार्केट के अंदर, वो यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। लो वेज वर्क इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज एंड इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। लो वेज वर्क इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज मीन्स बहुत सी खवातीन पाकिस्तान में एम्प्लॉयड हैं जिन्हें लो वेज दिया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू मेल एम्प्लॉयज़। एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस हैं सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल्स है, जहाँ पे उन्हें बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, पुअर कंडीशंस हैं, और जॉब सिक्योरिटी भी इतनी ज़्यादा उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती है। अब इस सब के सिनेरियो में ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा काफ़ी जॉब्स क्रिएट की पाकिस्तानी वुमेंस के लिए, और जो ऐसी जॉब्स जो कि अक्सर अनपेड होती थी या फिर उनमें बेसिक राइट्स जो है वो अवेलेबल उनमें वुमेंस को नहीं थे। इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन पाकिस्तान एक्चुअली एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। बहुत काफ़ी तादाद में ख़वातीन इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड थी, जहाँ पे उनकी जो एक्सेस थी सोशल सिक्योरिटी की तरफ, लेबर लॉज की तरफ, या डिफरेंट जो प्रोटेक्शन थी वो अवेलेबल नहीं थी। और जो ग्रोथ है ग्लोबल इकॉनमी की उसने एग्जैसरबेट किया इस तरह की एक्सप्लॉयटेशंस को। नेक्स्ट वी हैव कल्चरल इंपीरियलिज्म एंड वेस्टर्न नॉर्म्स। वेस्टलाइजेशन और जेंडर रोल्स में अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन ने एक्चुअली में जो वेस्टर्न कल्चर नॉर्म्स थे उन्हें, जिनके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, उन्हें भी यहाँ पे इम्प्लांट किया, और कल्चरल इंपीरियलिज्म हुई। वेस्टर्न नॉर्म्स जो है वो जेंडर के अंदर इंक्लूड हुए, पाकिस्तानी जेंडर के अंदर भी। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पाकिस्तानी वुमेन, ठीक है जी। इसको अगर हम देखें कल्चर इंपीरियलिज्म, सॉरी यहाँ पे ये रिपीट हो गए हैं, अभी हमने डिस्कस किए जो यहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन ऑफ जेंडर रोल्स, ठीक है जी। जो वेस्टर्नाइजेशन थी जेंडर रोल्स की वो यहाँ पे हुई। इसके अलावा जो प्रमोशन थी जेंडर रोल्स की, जो आपस में क्लैश चल रहा था ट्रेडिशनल पाकिस्तानी वैल्यूज़ का, और स्पेशली जो रूरल एरियाज़ के अंदर इनको इसकी तरफ वो लेकर गई, क्योंकि जो पाकिस्तान के कल्चरल नॉर्म है सोशल या रूरल या अर्बन दोनों एरियाज़ में अगर देखा जाए तो कल्चरल नॉर्म काफ़ी डिफरेंट है पाकिस्तान का ट्रेडिशनली, लेकिन वेस्टर्न कल्चर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हुआ वुमेंस के अंदर। इसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा क्लैश का सामना भी करना पड़ा, वुमेंस को काफ़ी बैकलैश किया गया, और इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो वुमेंस की मोबिलिटी है या एक्सेस एजुकेशन जो है वो काफ़ी सर्टेन कंजर्वेटिव कम्युनिटीज़ ने इसे स्टॉप करने की भी कोशिश की। कंज्यूमरिज्म एंड प्रेशर ऑन वुमेंस बॉडीज़, प्रेशर रहा जो कंज्यूमरिज्म रही वुमेन बॉडीज़ के ऊपर, वुमेंस की जो ख़वातीन तबका है उसके ऊपर। ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई किया कंज्यूमर कल्चर को,
ठीक है जी। जो ग्लोबल ब्यूटी थी, स्टैंडर्ड्स थे, मार्केटेड वुमेन को एक मार्केट में लेकर आना, मीडिया एडवर्टाइजमेंट के अंदर लेकर आना, ये काफ़ी अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस इससे अराइज हुई। एक प्रेशर अराइज हुआ वुमेन के ऊपर और एक सर्टेन फिजिकल आइडियल्स डेवलप हो गए। एग्जेसरबेट किया इसने जो बॉडी इमेज प्रॉब्लम्स हैं, ये सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं, उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इसने हाईलाइट कर दिया, जो कि ऐसा इशू नहीं है, लेकिन वो एक सिनेरियो उस तरह का बन गया। इंक्रीजिंग जेंडर इनइक्वालिटी इन रूरल एरियाज, मार्जिनलाइजेशन ऑफ रूरल वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज कर दिया गया। काफ़ी वर्किंग तो की गई रूरल अर्बन मीन्स के ऑल ओवर द पाकिस्तान होल वुमेन कम्युनिटी के लिए, लेकिन जिस तरह का कल्चर नॉर्मलाइज हुआ उसमें अर्बन वुमेन तो उस रेस में शामिल हुई, लेकिन रूरल वुमेन जो एक्चुअली में मार्जिनलाइज हो गई और उन्हें अभी भी स्टिल हेल्थ केयर, एजुकेशन और इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को जो उनकी लिमिटेड एक्सेस है उसे फेस करना पड़ा। जो बेनिफिट्स है ग्लोबलाइजेशन के वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए रूरल वुमेंस में और अर्बन वुमेंस में, और वो काफ़ी बिहाइंड रही। वहाँ पे हाई लेवल ऑफ लिटरेसी उन्हें फेस करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ पॉवर्टी और जो मोबिलिटी है वो भी उनकी एक्चुअली में लिमिटेड है। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एक्सेस भी काफ़ी लिमिटेड रही। ग्लोबलाइजेशन ने जो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो ग्लोबलाइजेशन ने ऑफर की वो सब भी क्योंकि उनकी एक्सेस नहीं है इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स और डिजिटल लिटरेसी की तरफ। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकनॉमिक पॉलिसीज़ इन वुमेंस राइट्स के ऊपर जो ग्लोबल इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनका किस तरह से अफेक्ट रहा है। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स एंड ऑस्टेरिटी मेजर्स, पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन ग्लोबल इकनॉमिक सिस्टम्स के अंदर है, पर्टिकुलर डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिचुएशंस को IMF और वर्ल्ड बैंक जो इनको लीड करते हैं, इनकी तरफ से जो इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स थे, ऑस्टेरिटी मेजर्स रहे, ये पॉलिसीज़ ने जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको कट डाउन किया, हेल्थ और एजुकेशन से हेल्थ है, और जो एक डिसप्रोपोर्शनैलिटी अफेक्ट आप कह सकते हैं जहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप रहा उन्हें फेस करनी पड़ी। राइज इन पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन ने बेनिफिट किया काफ़ी सेक्टर्स को, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉवर्टी है उसको भी इसने अफेक्ट किया। किस तरीके से जो वुमेन है पर्टिकुलरली जो कि इनफॉर्मल हैं, ये लो इनकम सेक्टर की हैं, ग्लोबलाइजेशन ने जो है उनकी वल्नरेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया। जो लिबरलाइजेशन थी मार्केट की वो स्मॉल स्केल जॉब्स को उसने लूज़ कर दिया और एग्रीकल्चर लैंड वायर को, और जो इम्पैक्ट था वुमेन इनकम और इनकम इकनॉमिक सिक्योरिटी उस पर इम्पैक्ट तो किया, लेकिन एक मखसूस तबके को इन्होंने राइज किया, लेकिन जो बाकी लो इनकम सेक्टर था या इनफॉर्मल सेक्टर था उसको स्टिल पॉवर्टी का ही सामना करना पड़ा। इसमें कंक्लूजन अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली में किस तरीके से अफेक्ट किया कि इसने इकोनॉमिकली और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ की, एजुकेशन से रिलेटेड फोस्टर किया सोशल और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू, लेकिन दूसरी तरफ इसने जो वुमेन को एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ग्लोबल लेबर मार्केट के अंदर वुमेन एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी हुई, कल्चर प्रेशर का फेस करना पड़ा, काफ़ी इनइक्वालिटीज़ को फेस करना पड़ा, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ की ख़वातीन हैं उन्हें, जो वहाँ की वुमेंस हैं। अब ये इंश्योर करने के लिए कि ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हो एक्चुअली में पाकिस्तानी वुमेंस को, ये बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसी रिफॉर्म की जाए, ये इंश्योर किया जाए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो इक्विटेबल हो, एक्सेस हो एजुकेशन की तरफ, हेल्थ केयर की तरफ, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेंस राइट्स की लेबर मार्केट के अंदर। ये स्ट्रेटजीज एक्चुअली में इंटीग्रेट करेंगी वुमेंस को अपनी डिजिटल इकॉनमी में, उनकी जो लेबर रॉज हैं और एड्रेस कर सकती हैं उनकी कल्चर सोशल बैरियर्स को, जो प्रिवेंट करेंगे वुमेंस को अपना जो उनका फुल पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने में। ठीक है जी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, believing in the statement that women cover half the sky, do you think we need equal number of women in all spheres of public domain, especially in politics? अगर हम इस स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव करें एक्चुअली कि women cover half the sky, तो आपका क्या ख्याल है कि ये एक इक्वल नंबर ऑफ वुमेन, इससे जो पब्लिक डोमेन में एक इक्वल नंबर वुमेन का होगा, स्पेशली पॉलिटिक्स के अंदर हर तरफ वो मौजूद होंगी या नहीं होंगी? ठीक है जी। इंट्रोडक्शन आपने मतलब इसकी ज़रूरत है या नहीं है, इसमें आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है दैट वुमेन कवर हाफ द स्काई इस स्टेटमेंट को देते हुए कि ऑल स्फीयर ऑफ पब्लिक डोमेन में वुमेंस का होना कितना ज़रूरी है, कितना हमें उनका इक्वल नंबर वुमेन की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, स्पेशली पॉलिटिक्स को लेते हुए। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन फर्स्ट वी विल गिव द स्टेटमेंट वुमेन कवर हाफ द स्काई। अब ये अंडरस्कोर क्या करती है एक फैक्ट को कि एक्चुअली में वुमेन रिप्रेजेंट करती हैं इक्वल शेयर ऑफ ह्यूमैनिटी को एंड शुड दस हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स। अब वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल डोमेन में वो एक जस्ट अ मैटर ऑफ फेयरनेस या इक्वलिटी नहीं है, लेकिन ये क्रूशियल है किसी भी सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी फ्लोरिशिंग के लिए, उसकी एक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए
ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वुमेंस की पॉलिटिक्स के अंदर डिफरेंट पब्लिक डोमेन्स की तरह से, और एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन वुमेन की एक सोसाइटी को बनाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो वुमेन अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है जो कि वुमेन कैरी कर रही हैं। इनकी रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में वो आइडियली रिफ्लेक्ट करेगी डेमोग्राफिक रियलिटी को। पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस जो इम्पेक्ट कर रही है सोसाइटी को इंक्लूडिंग वुमेन, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी जो इंश्योर करेंगे पॉलिसीज़ या जो नीड्स हैं मेन और वुमेन की, उन्हें रियलाइज़ किया जाएगा, और ये एक बैलेंस प्रमोट करेगा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आउटकम्स में। इनकल्सिव डिसीजन मेकिंग होगी। इनकल्सिव डिसीजन मेकिंग किस तरह होगी, जब वुमेन्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी पॉलिटिक्स के अंदर, तो उनका भी एक अपना नज़रिया होगा, वो अपने एक टेबल ऑफ सॉल्यूशंस अपने प्रेजेंट करेंगी ऑन टेबल। इसके साथ साथ जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं जो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है, या एक वुमेन को एजुकेशन या हेल्थ केयर या अब चाइल्ड वेलफेयर से लिहाज से जो चीज़ें उसको फेस करनी पड़ रही हैं, वो वॉइसेस कंट्रीब्यूट होंगी और एक कॉम्प्रिहेंसिव और मोर इनकल्सिव पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जा सकता है। डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो एक मोनोपोली ऑफ पावर ख़त्म हो जाएगी, एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ नहीं रहेगी, बल्कि जेंडर डाइवर्सिटी आएगी पॉलिटिकल स्पेसिस के अंदर। और ये इम्पॉर्टेंट है एक मोर डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए कि जो डिसीजंस हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि तमाम जितने भी एस्पिरेशंस हैं तमाम सिटीजन्स का रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सिर्फ जस्ट एक मोनोपोली या ग्रुप को रिप्रेजेंट जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जेंडर इक्वालिटी होगी तो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स होंगे, चैलेंजिंग जेंडर नॉर्म्स होंगे, स्टीरियोटाइप्स ब्रेक होंगे। जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं जेंडर रोल्स के हवाले से, वुमेन एबिलिटीज़ के हवाले से ज़्यादा वुमेन्स पॉलिटिकल पोजीशन पे होंगी, जो आउटडेटेड स्टीरियोटाइप्स हैं वो ब्रेकअप हो सकेंगे। इसके अलावा जो जेंडर नॉर्म्स हैं उन्हें चैलेंज किया जा सके। वुमेन्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगी पॉलिटिक्स के अंदर, चैलेंज करेंगी ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनको रोल्स को पब्लिक स्फीयर के अंदर। पॉलिटिक्स एक्चुअली ट्रेडिशनली सीन एज मेल डोमिनेटेड डोमेन। ठीक है जी, मेल डोमिनेटेड डोमेन है कि पॉलिटिक्स में मेल का ही सब रोल है, फीमेल का इतना रोल नहीं है। लेकिन ये परसेप्शन जो एक्चुअली में चेंज करेगा, इनकरेज करेगा वुमेन को कि पॉलिटिकल लाइफ के अंदर एंटर हों। द केस फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सकेगी उनकी असेंशियल है अगर देखा जाए तो सोशल चेंज को प्रोमोट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए जो स्पेसिफिक चैलेंजेस वुमेन को फेस करने पड़ रहे हैं डिफरेंट मैटर्स के अंदर, किस तरीके से जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं, स्पेशली वुमेन्स के जो इश्यूज़ हैं जो वुमेन ही अंडरस्टैंड एक बेटर वे में कर सकती हैं, उन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करेंगी। और फीमेल रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स के अंदर एक्चुअली में इस चीज़ को हाईलाइट करेगी और प्रायोरिटाइज करेगी इन इश्यूज़ को, और अपनी इन पॉलिसीज़ के थ्रू जो उसको प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकती हैं। रोल मॉडल्स एंड इंस्पायरेशन। जो गर्ल्स या वुमेन्स पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे एज अ रोल मॉडल फॉर यंग गर्ल्स हाईलाइट होंगी और वो इनकरेज करेंगी पॉलिटिकल करियर को। ठीक है जी। और ये जो नैरेटिव रोल है डिफरेंट फ्यूचर जनरेशन के लिए कि वुमेन्स के लिए इसमें कोई काम नहीं है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट कर सकती हैं। करंट बैरियर्स टू वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। करंट बैरियर्स अगर देखे जाए तो कल्चर नॉर्म्स और बयास हैं। कल्चर नॉर्म्स एक बहुत बड़ा इशू, जो डीप रूटेड पैट्रियार्चिकल एटीट्यूड्स हैं कि वुमेन्स का इसमें कोई काम नहीं है लीडरशिप पोजीशंस में या पॉलिटिक्स में एंटर होने में, इस चीज़ को डिस्करेज करेगा। काफ़ी में वुमेन्स को जस्ट अभी भी कई कल्चर में वुमेन्स को जस्ट एक्सपेक्ट किया जाता है डोमेस्टिक रोल्स के लिए पब्लिक लाइफ में, तो इन नॉर्म्स और बयासेस को जो है ये ब्रेकअप करेगा। लैक ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट। जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो एक एक्चुअली में बैरियर है कि अगर एक वुमेन पॉलिटिक्स में आना चाह रही है तो, या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फंडिंग हो रही है, एडुकेट सपोर्ट है, तो उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उन्हें उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिलती जो कि एक मेल कैंडिडेट को मिलती है। वायलेंस एंड हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, स्पेशली इन साउथ एशिया या दूसरे रीजन्स में भी है ये इशू। फेस हैरेसमेंट है, इसके साथ साथ वायलेंस है, इंटिमिडेशन है, बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन काफ़ी तरह के मसले मसाइल जो वायलेंस या हैरेसमेंट से रिलेटेड है वुमेन को फेस करने पड़ते हैं। द वे फॉरवर्ड अचीविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वुमेन्स के लिए जो है लेजिस्लेटिव और सोसाइटल रिफॉर्म्स दोनों में ही उनके लिए हासिल करना, कुछ अगर देखा जाए तो उसके हवाले से कुछ स्टेप्स हैं, वो किस तरीके से इलेक्टोरल कोटा, जो कोटा है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे बढ़ाया जाए। ठीक है जी, एक परफेक्ट सोल्यूशन है, कोटा होगा तो ऑब्वियसली वुमेन वहाँ पे एंटर होंगी। पॉलिटिकल ट्रेनिंग और मेंटोरशिप ज़रूरी है, क्योंकि कोई वहाँ पे आ रहा है उसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग होगी एक वुमेन की, उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, उसे इंकरेज किया जाएगा
कि उसने एक अपने ऑफिस के लिए, अपनी वर्किंग के लिए किस तरीके से काम करना है, तो ऑब्वियसली वो उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे। एंडिंग वायलेंस एंड हैरासमेंट, वायलेंस और हैरासमेंट को ख़त्म किया जाए। जो हैरासमेंट केसेस हैं वो उनको कम किया उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए ड्यूरिंग कैंपेन्स, ताकि जो हैरासमेंट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें वुमेंस को फेस करनी पड़ रही हैं, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो उनके लिए एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो सकेगा। ठीक है जी, इन कंक्लूजन जो स्टेटमेंट थी, वुमेन कवर हाफ द स्काई इज़ ए पावरफुल रिमाइंडर दैट वुमेन एक्चुअली मेक अप हाफ ऑफ पॉपुलेशन। उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, पब्लिक स्फेयर्स के अंदर इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी, वो काफ़ी क्रिटिकल रहेगी और जेंडर इक्वलिटी को फोस्टर करेगी, एड्रेस करेगी डाइवर्स नीड ऑफ सोसाइटी को। और जितनी ज़्यादा वुमेन्स इन्वॉल्व होंगी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, ये उतने ज़्यादा बेटर चांसेस होंगे एक फेयरर और ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए जिसे वी कैन से दैट दिस इज एक्चुअली अ सोसाइटी फॉर एवरीवन। ठीक है जी। इन क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग। दो नोट्स आपने यहाँ पे देने हैं, जेंडर स्ट्रेटेजिक नीड्स एंड जेंडर प्रैक्टिकल नीड्स। ठीक है जी। पहला हमारे पास है जेंडर स्ट्रेटेजिक नीड्स है। जेंडर स्ट्रेटेजिक नीड्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअली में रेफर किया जा रहा है ऐसी नीड्स को जो रेफर कर रही हैं एड्रेसिंग करने के लिए रूट कॉज, जेंडर इनइक्वालिटीज़ के जो रूट कॉज हैं उन्हें किस तरीके से एड्रेस किया जा रहा है, कि इन्हें किस तरह से ख़त्म करना है या इनको सामने लेकर आना है। इन नीड्स या चैलेंजेस का अगर देखा जाए तो दे एक्चुअली सीक टू ट्रांसफॉर्म द पावर रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो पावर रिलेशन है उसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, उसको चैलेंज किस तरीके से करना है। जो पावर रिलेशन है मैन एंड वुमेन किस तरफ ज़्यादा बयास हो रही है ये चीज़, तो इसमें फोकस क्या होता है कि एम्पावरमेंट के ऊपर, ऑटोनॉमी के ऊपर और इक्वालिटी के ऊपर। ठीक है जी। लीगल रिफॉर्म्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, चेंजेस सोसाइटल एटीट्यूड्स भी हैं, इसके साथ साथ जो एफर्ट्स हैं इंक्रीज करने के लिए वुमेन की डिसीजन मेकिंग पार्ट्स को, वो भी इसमें इंक्लूड हैं। एग्जांपल स्ट्रेटेजिक नीड्स की कौन कौन सी हो सकती हैं? इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वल राइट्स फॉर एजुकेशन, इक्वल एक्सेस दी जाए। लीगल रिफॉर्म्स जिसमें इंश्योर किया जाए कि इक्वल इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी राइट्स हैं वुमेन्स के लिए, और इसके साथ साथ इस तरह के मेजर जो कम्बैट कर सकें जेंडर बेस्ड वायलेंस को, जैसे कि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है और क्रिएटिंग सपोर्ट सिस्टम है। जेंडर प्रैक्टिकल नीड्स को अब देखें। जेंडर प्रैक्टिकल नीड्स में आपके पास क्या है, ये इमीडिएट नीड हैं जो कि अराइज होती हैं वुमेन की डेली लाइफ और रोल्स ऑफ सोसाइटी के अंदर। ऐसी नीड्स जो कि नेसेसरी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इनको चैलेंज किया जाए या ब्रॉड किया जाए जेंडर स्ट्रक्चर को, लेकिन इसमें एलिविएट करते हैं, इसमें वुमेन की जो हार्डशिप है उसको एलिविएट किया जाए और उनका जो लिविंग कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जाए। इसमें एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर है, बेसिक नीड है हेल्थ सर्विसेज वुमेन की, वो उन्हें प्रोवाइड की जाए। जो प्रोविजन है चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ का या सपोर्ट फॉर वुमेन रूरल एरियाज़ के अंदर वो प्रोवाइड हो, और इसके साथ साथ जो साफ़ पानी या सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं उन तरफ उनकी फरहमी जो उनसे मुमकिन बनाया जा सके। प्रैक्टिकल नीड्स जो वो असेंशियल हैं वुमेंस की डे टू डे लाइफ के लिए, और स्ट्रेटेजिक नीड्स को एड्रेस करना जो है वो एक लॉन्ग टर्म जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए जो है वो ज़रूरी है। अफवा एंड WF को सेकंड है हमारे यहाँ पास। अफवा एंड WF में देखा जाए तो अफवा ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन एंड मोस्ट प्रोमिनेंट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के 1949 में फाउंड हुई थी। इसका मेन गोल एक्चुअली में क्या है, टू एड्रेस वुमेन्स इशू को एड्रेस करना, एडुकेट करना उनके राइट्स को, और वर्क करना टुवर्ड्स सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए गए एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, लीगल रिफॉर्म से रिलेटेड। अफवा का जो मेन वर्क है ग्रास रूट लेवल के ऊपर वो क्या है, टू प्रोवाइड एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म टू वुमेन टू वॉइस देयर कंसर्न्स एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। WF वुमेन एक्शन फोरम जो है वो काम करती है एक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे पाकिस्तान में, और ये 1981 में फाउंड हुई इन रिस्पॉन्स टू जो इंक्रीजिंग वायलेंस थी और डिस्क्रिमिनेशन थी वुमेन की पाकिस्तान के अंदर, उसके अगेंस्ट ये फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई। WF का जो प्राइमरी गोल था वो प्रमोट करना था वुमेन्स राइट्स को और फाइट करना अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस और लॉज के। ठीक है जी। दोनों अफवा और WF अगर देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंटल रही जो कॉज ऑफ वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान थे उसके लिए, और इसके साथ साथ उनकी जो अप्रोचेस थी डिफरेंट थी। अफवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच थी, जबकि WF जो है उसका था कि मोर रेडिकल स्टैंस होना चाहिए जेंडर इक्वालिटीज़ के इश्यूज़ के ऊपर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव कम्बैटिंग द मेनर्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट में गवर्नमेंट के अगर इश्यूज़ देखे जाएँ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड,
तो 1 सेकेंड, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव थे कॉम्बेटिंग द मेनेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए कॉम्बेट करने के लिए जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसको मैनेज करने के लिए। तो काफ़ी सेवरल इनिशिएटिव्स हैं ईयर्स जो इस इशू को कॉम्बेट करने के लिए। स्टिल सैडली कि ये अभी तक प्रॉपरली इतना ज़्यादा इसको हम कहें तो ख़त्म नहीं हो सके हैं ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, बट फिर भी जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, कुछ की इनिशिएटिव यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। द डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल, इस बिल का जो एम था प्रोवाइड करना था लीगल प्रोटेक्शन वुमेन को और चिल्ड्रन को जो डोमेस्टिक अब्यूज़ को फेस कर रहे हैं। इसके अलावा शेल्टर प्रोवाइड करना, इंश्योर करना कि जो विक्टिम हैं उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। सेकेंड वॉज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 में एक ये जो है वो प्रोटेक्शन बिल पास किया गया और इसका एम था प्रोटेक्ट करना वुमेन्स को जो वर्क प्लेस में हैरेसमेंट होती हैं और प्रोहिबिट करना इस हैरेसमेंट को, एक मैकेनिज्म किया कंप्लेंट और रेजोल्यूशन के लिए। थर्ड वन वाज द वुमेन्स प्रोटेक्शन बिल 2006। इसका जो सिग्निफिकेंट स्टेप था वो ये था कि जो वुमेन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए ऑनर किलिंग और दूसरे जेंडर बेस्ड वायलेंस से रिलेटेड। फोर्थ वन वाज अवेयरनेस कैंपेन्स, गवर्नमेंट ने अलॉन्ग विद एनजीओज की हेल्प से डिफरेंट कैंपेन्स स्टार्ट की और कैंपेन्स लॉन्च की गई। न्यूमरस कैंपेन्स वगैरह इस तरह की थी कि जिन्होंने इसकी चीज़ की इंपॉर्टेंस के ऊपर जोर दिया कि जेंडर बेस्ड वायलेंस को एलिमिनेट करना है। हेल्पलाइंस प्रोवाइड की, शेल्टर प्रोवाइड किया और एजुकेट किया वुमेंस को, एजुकेट पब्लिक को किया वुमेंस राइट्स के ऊपर। ठीक है जी। अब ये इनिशिएटिव्स और स्टेप्स जो हैं वो राइट डायरेक्शन की तरफ थे, मजीद इस पर काम होने की ज़रूरत है। इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्समेंट ये बिल्स बन तो गए कि इन्हें इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, इनको इन्फोर्स किस तरीके से करना है, पब्लिक एजुकेशन कैसे देनी है और ज़्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट विक्टिम्स ऑफ वायलेंस के लिए किस तरीके से क्रिएट करना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस वायलेंस को रोकना किस तरीके से है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारा 2018 का पेपर जो है वो एंड हो रहा है। 2019 इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।